नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में डाइन डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन हम लोग पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि कॉमन लॉ, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ जो भारतीय कानून है उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और आप लोगों को मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे क्या 90% लोग जो YouTube पर पढ़ा रहे हैं इस कंपैरिजन के बारे में या डिफरेंस के बारे में, दोनों कानून के बीच में जो डिफरेंस बता रहे हैं उसको गलत पढ़ा रहे हैं। क्या गलत पढ़ा रहे हैं वो भी बताऊंगा, क्यों गलत पढ़ा रहे हैं वो भी बताऊंगा और सही क्या है वो भी बताऊंगा। दोस्तों ये सब पता करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कई बार हम ज्यादा वीडियो नहीं ला पाते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कि काफी स्लो है यहाँ पर। बट दोस्तों स्लो नहीं है। देखिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैं तो ये कहता हूं कि जिन लोगों को 1 साल या 2 साल में किसी एग्जाम में अपियर होकर एग्जाम पास करना है, तो भाई वो मेरे चैनल पर बने रहें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मत देखिए, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट अपना सिलेबस पूरा करना है तो उसके लिए आपको कुछ और भी देखना पड़ सकता है। तो मुझे कोई उसमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको उतना सिलेबस पूरा नहीं करा पाऊंगा 1 या 2 साल में। मेरा तो टारगेट उन बच्चों के लिए है जो जुडिशरी के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं और आज की डेट में 5 ईयर एलएलबी के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है और 3 ईयर एलएलबी के फर्स्ट ईयर में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा करेक्ट पढ़ाना चाहता हूं, सही पढ़ाना चाहता हूं, डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं, जिससे कि एक बार देखे स्टूडेंट वीडियो तो उसकी क्लैरिटी हो जाए और उसे याद भी रह जाए। क्योंकि देखिए, किताब में से मैं फैक्ट आपको पढ़ के सुना दूंगा, वो आपको याद नहीं रहेगा जब तक मैं स्टोरी के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। इसलिए थोड़ा देर जरूर लगेगी, लेकिन अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर 24 घंटे में आपको वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अदरवाइज इस चैनल पर जब वीडियो पब्लिश हो जाएगी तो उसके 24 घंटे के बाद आपको ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, देन ही आप वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। तो दोनों कानून का, इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ जिसे कहते हैं, और इंडियन लॉ अपना भारतीय कानून, दोनों में क्या कंपैरिजन है, पहले तुलना करूंगा और तुलना के बाद में लास्ट में मैं डिफरेंस भी आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। देखिए, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जो यूके में लॉ चलता है, जो डाइन डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन को डील करता है, उस एक्ट का नाम है द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003। छोटा सा नाम है, याद जरूर कर लेना। वहां पे सेक्शन है 116 और हमारे यहां पर जो कानून डील करता है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और यही पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हुआ करता। और सेक्शन की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 26 है और 1872 वाले कानून में यही सेक्शन 32 हुआ करती थी। दूसरी बात देखिए, जो आपको कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको जो मिलेगा पढ़ने के लिए, तो ये कहा जाता है कि जब क्रिमिनल कॉमन लॉ में आप देखेंगे, इंग्लिश लॉ में देखेंगे, तो ये कहा जाता है कि इट वाज गिवन अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, कि जो डाइन डिक्लेरेशन दिया मरने वाले ने, उस व्यक्ति ने जब ये अपना स्टेटमेंट दिया उस समय उसको पूरी आशंका थी कि वो अब बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। और इसके लिए केस लॉ है आर वर्सेस जेंकिंस, 1869 का केस है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में हुआ क्या कि एक जेंकिंस है, इसके ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा है, लेडी के मर्डर का केस है। लेडी के ऊपर जो अटैक किया गया, जो इंजरी की गई, वो की तो नाइट में गई थी, बट वहां पर सफिशिएंट लाइट थी जिससे कि ये लेडी आइडेंटिफाई कर सकती थी उस व्यक्ति को। तो इस लेडी को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल में जो नर्स थी उसको बोला गया कि आप इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। उस लेडी ने इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उस लेडी ने पूछा, नर्स ने पूछा
कि क्या आपको रिकवरी की, अभी आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपकी रिकवरी नहीं होगी? क्या एक्सपेक्टेशन है आपको कि आपकी डेथ हो जाएगी? ऐसी आशंका है आपको? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे अब रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। जब नर्स ने ये स्टेटमेंट लिख लिया और उसको साइन कराने के लिए दिया, देन उस लेडी ने इस लास्ट स्टेटमेंट में ऐड किया कि एट प्रेजेंट मुझे रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, अंडर नो होप ऑफ रिकवरी एट प्रेजेंट लगा दिया उसने लास्ट में। पहले एट प्रेजेंट नहीं बोला था, लेकिन लास्ट में उसने एट प्रेजेंट जोड़ दिया। नीचे वाली कोर्ट ने तो डाइन डिक्लेरेशन माना, बाद में उम्र भी गई। नीचे वाली कोर्ट ने डाइन डिक्लेरेशन माना और इसको सजा दे दी। जब ये केस अपीलेट कोर्ट में गया, तब वहां पर ये डिसाइड किया गया, स्पेशल जोर दिया गया कि उस लेडी ने जो लास्ट में ये वर्ड ऐड किए एट प्रेजेंट, इससे ये लगता है कि उसको रिकवरी की होप थी, चाहे वो फेंट थी, बट होप थी। और अगर उसको रिकवरी की होप थी तो उसका स्टेटमेंट डाइन डिक्लेरेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। ये इस केस में डिसाइड किया गया। तो क्या बताया जाएगा, क्या लिखा जाएगा जब इंग्लिश कॉमन लॉ की बात करेंगे? तो इट वाज गिवन अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। अगर इट वाज नॉट गिवन अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, देन इट इज नॉट डाइन डिक्लेरेशन। तो डेथ की आशंका में दिया गया होना, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था कॉमन लॉ का। बट हमारे यहां क्या कहता है लॉ, इंडियन लॉ क्या कहता है इस पॉइंट पर? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हमारे यहां। हमारे यहां तो लिख दिया गया है वेदर इट वाज मेड अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ और वाज नॉट मेड अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। चाहे तो वो डेथ की आशंका में किया गया, चाहे डेथ की आशंका नहीं भी थी तब किया गया। तो हमारे यहां पर तो ऐसी कंडीशन है ही नहीं। अगली बात देखिए, आगे कहा जाता है ये जो कॉमन लॉ है, इट वाज नेसेसरी दैट द क्वेश्चन्ड स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ ऑफ डिसीज्ड। ये कंडीशन तो हमारे यहां भी है। हमने जब सेक्शन पढ़ी थी, कंटेंट पढ़े, तो वहां पर यह बताया गया था कि जो डिसीज मरने वाले व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट मरने से पहले दिया था, वो अपनी डेथ के कारण के बारे में बताया था कि उसकी अपनी मृत्यु के कारण बनते हैं। वो जो स्टेटमेंट में जो उसने बातें कही कि उसको इंजरी ऐसे हुई और इसने की, तो ये सब उसकी मृत्यु के कारण है। उनका बताया जाना, अपनी अपनी डेथ के कारण का बताया जाना कॉमन लॉ में नेसेसरी है। सेम बात हमारे यहां पर भी, इंडियन लॉ में भी। अगर सीधे सीधे कारण के बारे में नहीं बताया गया, तो उन सर्कमस्टांसेस के बारे में स्टेटमेंट था विच रिजल्टेड डेथ। जिन उन सर्कमस्टांसेस को बताया उसने, जिन सर्कमस्टांसेस को मिला दिया जाए तो वो उस डेथ का कारण बता देती हैं, या उन्हीं सर्कमस्टांसेस के कारण डेथ हुई है उस डिसीज की। लेकिन और एक बात ध्यान देना दोस्तों, कि सर्कमस्टांसेस में से इंडियन लॉ क्या कहता है, यही तो कॉमन लॉ को ज्यादा इससे आगे नहीं देखेंगे, बट हाँ सर्कमस्टांसेस की बात हुई है। बट इंडियन लॉ में ध्यान देना कि जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं आज की डेट में, ध्यान देना, जितने भी सर्कमस्टांसेस आज की डेट में अवेलेबल हैं कि ये इन सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है, एक वर्ड यूज हुआ है इंडियन लॉ में 26 पढ़ेंगे आप, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद में लिखा है विच रिजल्टेड इनटू डेथ। तो वो ट्रांजैक्शन जिसका रिजल्ट डेथ आया था, वो ट्रांजैक्शन कुछ सर्कमस्टांसेस से मिलकर बनी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, आप ऐसे मत सोचना कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या है? डेथ। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं मैंने डिटेल में बताया, एक लीगल नाम होगा उसका, जैसे डेथ हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक लीगल नाम होगा।
तभी जाकर उसको ट्रांजैक्शन कहेंगे। वो ट्रांजैक्शन जिन परिस्थितियां, जिन सर्कमस्टांसेस से बनी, उनमें से कोई भी एक सर्कमस्टांसेस के बारे में भी स्टेटमेंट दिया था डिसीज्ड पर्सन ने। आई रिपीट अगेन, सुन लो कि उस पूरी ट्रांजैक्शन में से जो आज की डेट में ट्रांजैक्शन है, जिन परिस्थितियों से वो ट्रांजैक्शन बनी, उन परिस्थितियों में से मान लो 10 परिस्थितियों से मिलकर एक ट्रांजैक्शन डेट बनती है, तो उन 10 परिस्थितियों में से अगर एक परिस्थिति के बारे में भी स्टेटमेंट दिया था डिसीज्ड ने, तो वो एक परिस्थिति का जो स्टेटमेंट है वो भी डाइंड डिक्लेरेशन की कैटेगरी में अंडर सेक्शन 26 क्लॉज ए कवर होगा। नोट कर लेना कैसे होगा, मैं इसके बाद बताता हूं आपको कि कैसे होगा। तो सेम बात कॉमन लॉ में थी और यही बात हमारे यहां पर भी है। तो और आगे देख लीजिए, इन कॉमन लॉ अगली बात क्या है कि हमारे यहां पे बताइए कि जब वो सेक्शन 26 लिखी गई और उसका मेन प्रोविजन लिखा गया है, तो उसमें कितने पर्सन्स की बात हुई है। वीडियो को पॉज करके आप जरा बताइए कि कितने टाइप के पर्सन वहां बताए हैं जिनको कहा गया है कि पर्सन अनअवेलेबल, वो व्यक्ति जो उपलब्ध नहीं है, उनका स्टेटमेंट है सेक्शन 26 में। तो वो कितने व्यक्ति हैं, वो है 4। बट जब आप कॉमन लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर टोटल 5 टाइप की कैटेगरी दी गई है। इंडियन लॉ में 4 कैटेगरी हैं, बट इंग्लिश लॉ में 5 कैटेगरी है। इंडियन लॉ में 4 कैटेगरी कौन कौन सी है। एक व्यक्ति वो जो मर गया है, इंग्लिश लॉ में भी है। हु कैन नॉट बी फाउंड, इंग्लिश लॉ में भी है। हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, कॉमन लॉ में भी है। और वो व्यक्ति जिसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं की जा सकती, कॉमन लॉ में भी है। बट वहां पर 5वीं कैटेगरी एक बनाई गई है जो रीजनेबल है। 5वीं कैटेगरी है वो एक ऐसा पर्सन है जो थ्रू फियर, भय के कारण, वो रेलेवेंट पर्सन डज नॉट कम टू गिव ओरल एविडेंस। जो वो व्यक्ति है जिसका स्टेटमेंट हमें यहां पर अनअवेलेबिलिटी के कारण हमें रेलेवेंट बनाना है, वो व्यक्ति देखो ना तो मरा है, अवेलेबल भी है, पाया भी जा रहा है वो, और लेकिन वो किसी ना किसी डर के कारण गवाही देने नहीं आ रहा है। ऐसी कैटेगरी इंडियन लॉ में नहीं है। सेक्शन 26 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सेक्शन नेक्स्ट है इससे 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू 33 इंडियन एविडेंस एक्ट, और वहां पर यह कहा गया है, वहां पर एक 5वीं कैटेगरी बनाई गई है। 4 कैटेगरी तो वही है। देखिए सब चैप्टर बनाए गए हैं इसके अंदर। चैप्टर नंबर 2 की बातें हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला जो सब चैप्टर था वो था क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। क्या था, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। उससे अगला जो चैप्टर था वो था एडमिशंस, उस सब चैप्टर 2 के अंदर ही सब चैप्टर। और अब जो तीसरा सब चैप्टर है वो है पर्सन्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। इसमें 2 ही सेक्शन है कि ऐसे व्यक्तियों के स्टेटमेंट जिनको विटनेस के तौर पर कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, उन व्यक्तियों ने अगर कोई स्टेटमेंट दिए थे तो उनको रेलेवेंट बनाते हैं सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। केवल 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27। तो सेक्शन 26 में तो केवल और केवल 4 कैटेगरी है पर्सन्स की जो नहीं आ पा रहे हैं एज ए विटनेस, बट सेक्शन 27 में 5 कैटेगरी है। तो जो 5वीं कैटेगरी है वो है पर्सन इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी। वो 5वां पर्सन ऐसा है कि जो दूसरी पार्टी है, जिसके अगेंस्ट ये व्यक्ति कोर्ट में आकर गवाही देना चाहता है, वो एडवर्स पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को दूर रखा है किसी भी तरीके से कि वो कोर्ट में ना आ जाए, इसलिए दूर रखा है।
और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है, वो पहली वाली पार्टी जो विटनेस को लाना चाहती थी, वो प्रूव कर देती है कि यस, ये जो एडवर्स पार्टी है, इसी ने मेरे विटनेस को किडनैप करके रखा है, मेरे विटनेस को कहीं डरा धमकाकर दूर रखा है, बट इज केप्ट आउट ऑफ द वे। ये एडवर्स पार्टी नहीं आने दे रही है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो डायन डिक्लेरेशन कॉमन लॉ में 5वीं कैटेगरी है, कहीं ना कहीं इससे मिलती जुलती है, बट टोटल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि आपने देखा होगा, इधर बात होती है फियर की, और फियर को एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई कैसे फियर है, किस तरीके से फियर क्रिएट किया गया है। बस सिंपल कह दिया एनी टाइप का फियर है वहां पर। और वो फियर तो आदमी कभी कभी मान लो अपने आप में इमेजिन कर ले अपने माइंड में कि मुझे तो डर है सामने वाला मार देगा अगर मैं गवाही देने गया तो। वो बस ऐसे ही इमेजिन करे जा रहा है, हाइपोथेसिस है उसकी, कल्पना है उसकी, जबकि एडवर्स पार्टी ने नहीं कोई एक्ट किया है। बट इंडियन लॉ में एडवर्स पार्टी का एक्ट होना जरूरी है। कॉमन लॉ में एडवर्स पार्टी का एक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। बस किसी भी टाइप का फियर है उसके माइंड में तो उसके, और फिर इसलिए गवाही देने नहीं आ रहा है, तो उसके स्टेटमेंट को एडमिसिबल कर दिया जाए। तो यहां पर 5वीं बात देखा, वैसे तो सेम है, 4 बात थी वहां पर, यहां 5वीं बात 27 में ऐड की गई है, 26 में नहीं है। हालांकि देखिए अपना जो इंडियन लॉ कमीशन है उसने रिकमेंडेशन की थी कि जब 27 में लिखा है और ये बात लॉजिकल भी है तो आप इसको 26 में भी लिख दो ना, 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी लिख दो ना, लेकिन आज तक नहीं लिखा गया। अगली बात देखिए, इन कॉमन लॉ स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड मस्ट बी कंप्लीट। भाई एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो व्यक्ति चोट लगी हुई है उसको और वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है, और स्टेटमेंट देते देते अचानक से कोमा में चला गया, अब उसका स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ। तो जजेस का यह कहना है कि कोई नहीं बता सकता कि वो अगले सेंटेंस में क्या कहता। वो अगले सेंटेंस में हो सकता है कि इस व्यक्ति के बारे में कुछ और बोलता, जिसके बारे में अभी बोल, जिससे देखने में लग रहा है कि अभी जो बताया जिस व्यक्ति के बारे में इसने चोट मारी है, हो सकता है कि अगले सेंटेंस में कुछ और। इसलिए कहा कि जो इनकम्प्लीट डायन डिक्लेरेशन होगा उसको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। सेम बात इंडियन लॉ में भी है। और एक कंपैरिजन कि जो डायन डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन है, मृत्युकालिक कथन है, ये ना तो कॉमन लॉ में यूज हुआ है और ना ही इंडियन लॉ में यूज हुआ है। ये तो था कंपैरिजन। अब मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि लोग गलत क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं और सच क्या है। तीनों बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं यहां पर, जहां पर मैंने ये एग्जांपल दिया था आर वर्सेस जेंकिंस 1869 के केस का। लौट कर आता हूं कि भैया कॉमन लॉ में क्या बताया जा रहा है आज की डेट में। देखिए यूट्यूब को शुरू हुए कितने दिन हुए दोस्तों? 2005 में यूट्यूब शुरू हुआ, और यूके में जो क्रिमिनल जस्टिस एक्ट बना वो कब बना? 2003 में बना। अर्थात 2003 के बाद से जो बातें चल रही हैं, इवन इससे पहला जो क्रिमिनल जस्टिस एक्ट था वो 1988 का था। तो ये सेक्शन लगभग उसी के जैसी है जो 1988 में थी, वही सेक्शन 2003 में। ये देखिए यूके के लॉ की बात कर रहा हूं। हम पता है करते क्या है, हमें किसी ने कुछ भी बोल दिया, हमने वो पढ़ा और आप लोगों को पढ़ा। हम कभी भी ये चेक करने नहीं जाते कि एक्चुअल में देखें क्या इंग्लिश लॉ को पढ़ के एक बार देखें तो सही क्या वहां पर यही वर्ड्स लिखे। ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बट दोस्तों मैं जरूर करता हूं ऐसा। जैसा ही मैंने बुक में पढ़ा कि ये अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ ही दिया गया होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्या ये वर्ड्स वहां पर लिखे हैं इंग्लिश लॉ में, क्यों ना उस लॉ को जाकर पढ़ा जाए।
जब मैंने पढ़ा तो ये वर्ड्स वहां पर मिले ही नहीं। जब ये वर्ड्स वहां नहीं मिले तो मैंने फिर पीछे और रिसर्च किया और रिसर्च किया और रिसर्च किया, तो पता चला दोस्तों कि ये तो 1988 के बाद से ये कॉन्सेप्ट तो अंग्रेजों ने छोड़ दिया। लेकिन अब आप ध्यान देना, मैंने क्यों बोला कि YouTube 2005 से शुरू हो गया है। इसका क्या कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट से क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि लॉ 1988 से अब ये नहीं है, अंग्रेजों का लॉ अब ये नहीं है। कब से? 1988 से। और एटलीस्ट कम से कम 2023 से तो, 2003 से तो बिल्कुल नहीं है। तो अर्थात 2005 से जितनी भी वीडियो YouTube पर होनी चाहिए उसमें तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2003 YouTube के आने से पहले से ही ये लॉ चल रहा है वहां। लेकिन आप नोट करो, जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा सभी में ये बताया जाएगा कि कॉमन लॉ में डेथ की एक्सपेक्टेशन जरूरी है। इंडियन लॉ में डेथ की एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट। बट भैया जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे 116 द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 की, 1988 की, तो वहां पर ये वर्ड्स हैं ही नहीं। ये 1869 का मामला है भाई, तब था। लेकिन हमें अपडेट भी करना पड़ेगा ना अपने आप को। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कॉमन लॉ का, तो जो आज की डेट में आप बताओ, दोनों बातें बताओ कि पहले ये था और आज की डेट में ये है। लेकिन आप 2 साल पहले बता रहे हैं, 3 साल पहले बता रहे हैं आज से, या आप आज भी बता रहे हैं 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, तब भी आप वही बात बता रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो यहां पर 2003 द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 यूके का, उसमें ये स्टेटमेंट अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ दिया गया था। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, इवन इसकी कोई बात नहीं करी गई सेक्शन 116 में। टाइम ज्यादा लगेगा, मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूं, बट मैंने पढ़ा है, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात कि देखिए यहां पर जो बात हो रही है ना कि अपनी डेथ के कारण बताए हों उस स्टेटमेंट में, कब बताए थे वो तो छोड़ दो, वो तो क्लियर हो गया कि आज की डेट में वो नहीं है। तो आप जब अपना आंसर लिखें तो आप दोनों बात लिख दीजिए कि 1869 में आर वर्सेस जेंकिंस के केस में ऐसा था, कॉमन लॉ में जज मेड लॉ था उस समय पर, जो जजेस ने लॉ बनाया वो था, और उस समय यही था कॉन्सेप्ट कि डेथ के एक्सपेक्टेशन में अगर स्टेटमेंट दिया गया था तभी डाइन डिक्लेरेशन था वो, तभी उसको एडमिसिबल बनाया गया था, अदरवाइज नहीं। बट लेकिन अब जब लॉ कोडिफाइड कर दिया, द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट आ गया है यूके में, तो अब उसमें ये वाला प्रोविजन नहीं है, हटा दिया। तो ये आप लिखेंगे आज की डेट में, पोजीशन यही है। दूसरी बात कि अपनी डेथ के बारे में बोला है, स्टेटमेंट किसकी डेथ के बारे में, किसी और की डेथ के कारण नहीं बताए, अपनी डेथ के कारण बताए। तो कॉमन लॉ जब 1869 था, इस क्रिमिनल जस्टिस एक्ट से पहले, हाँ यही बात थी, लेकिन 2003 से ये बात भी खत्म, ये बात भी खत्म कर दिया। वो तो अब इंडिया से भी आगे निकल गए। पहले इंडिया की बराबरी करी कि डेथ की एक्सपेक्टेशन की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद में तो अब और आगे निकल गए। उन्होंने सिंपल कहा है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अब वो एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं आ सकता, तो मृत्यु से पहले उसने जो भी स्टेटमेंट दिए थे ऑल आर रेलेवेंट। तो आज की डेट में यही लॉ है। जब हम आज पढ़ाएंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे भैया कि 1869 की बातें हम आज ही पढ़ाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर फाइनली डिफरेंस क्या है, अगर डिफरेंस की बात करी जाए, ये तो हमने कंपैरिजन पढ़ा, अब डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस है? रिलेशन with the cause of his death is not required today.
एज पर द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 ऑफ यूके, कोई स्टेटमेंट का रिलेशन जरूरी नहीं है कि उसने व्यक्ति ने, मरने वाले व्यक्ति ने अपनी ही डेथ के कारण बताए हो, नो रिक्वायरमेंट। बट इंडिया में स्टिल इट इज अ नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी कि अपनी ही डेथ के बारे में बताया हो। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरी बात कि जो पांचवी कैटेगरी थी पर्सन की, ड्यू टू फियर द पर्सन डज नॉट गिव एविडेंस, वो इंडिया में नहीं है। ये फियर वाली कैटेगरी इंडिया में नहीं है। हालांकि साथ में आप लिख सकते हो कि सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक पांचवी कैटेगरी है, बट वो लिमिटेड है केवल और केवल एडवर्स पार्टी तक, बल्कि इंग्लिश लॉ में कोई एडवर्स पार्टी नहीं। यहां तो कैसे भी फियर उसको हुआ हो, ओपन है, किसी भी तरीके से फियर हुआ हो और उसके फियर के कारण वो गवाही देने नहीं आ रहा है कोर्ट में, देन उसके पहले के दिए हुए स्टेटमेंट को रेलेवेंट बना दिया गया, एडमिसिबल बना दिया गया कि आप ले आइए उसके रिगार्डिंग एविडेंस, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट ले आइए और ओरल एविडेंस है तो ओरल एविडेंस ले आइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आज आपको कॉमन लॉ, इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ दोनों का कंपैरिजन और दोनों का डिफरेंस रिगार्डिंग डाइन डिक्लेरेशन आप समझ गए। हाँ, एक बात और बता देता हूं आपको कि मैंने आपको कहा था कि जब सरकमस्टांसेस के बारे में बात कर रहा था मैं, कि जब सीधे सीधे कॉज ऑफ डेथ नहीं बताया अपने स्टेटमेंट में डिसीज्ड ने, लेकिन हाँ ऐसे सभी सरकमस्टांसेस, ध्यान से सुनो एक बार फिर से, कि जिन सरकमस्टांसेस में, जिन परिस्थितियों में डेथ हुई है, वो परिस्थितियां आज की डेट में जब केस चल रहा है डेथ के बाद, वो सब रिकॉर्ड पर प्रोसिक्यूशन ने लगाई कि इन इन परिस्थितियों में डेथ हुई है। उन पर सभी परिस्थितियों में से मैंने कहा था कि 10 परिस्थितियां हैं सपोज ऐसी जो कहती हैं कि इन परिस्थितियों में डेथ हुई है, तो उन 10 परिस्थितियों में से अगर एक परिस्थिति के बारे में भी अगर स्टेटमेंट दिया था मरने वाले ने मरने से पहले, तो वो एक परिस्थिति का स्टेटमेंट भी सेक्शन 26 क्लॉज ए में रिलेवेंट होगा। मैं डाइन डिक्लेरेशन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि डाइन डिक्लेरेशन वहां भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, बट आप बोल सकते हैं वो भी डाइन डिक्लेरेशन कहलाएगा, मृत्युकालिक कथन कहलाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं? पकाला नारायण स्वामी का आपने केस सुना होगा, मैंने बड़े अच्छे से आपको स्टोरी सुनाई थी। पकाला नारायणा स्वामी, आप इस केस को तो भैया आप रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि मैंने एक तो कन्फेशन के बारे में इसको पढ़ाया था, कन्फेशन के टाइम पे 1939 का केस, प्रीवी काउंसिल का। कन्फेशन के रिगार्डिंग भी आपको यही केस लिखना पड़ेगा। और दूसरा ये वाली बात कि सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां, उनमें से जितनी भी परिस्थितियों में डेथ हुई उनमें से अगर एक परिस्थिति के बारे में भी स्टेटमेंट था तो वो रिलेवेंट है, उतने स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है। देखिए पकाला नारायण स्वामी में हुआ क्या था कि जो एक्यूज है पकाला नारायण स्वामी, इसकी वाइफ ने इस डिसीज्ड से, जो डिसीज्ड है यहां पर, उससे 3,000 रुपए उधार लिए थे ब्याज पर, 3,000 रुपए। अब ये पैसे मांगता था तो वो टाल रही थी अभी कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। लेकिन एक दिन इसको एक लेटर मिलता है, इस डिसीज्ड को, इस जो बंदा है ये पकाला नारायण स्वामी, इसकी वाइफ की तरफ से, कि आप बहरमपुर आ जाओ, अपने 3,000 रुपए ले जाओ। जब ये ऐसा, हालांकि इस लेटर पे सिग्नेचर नहीं थी उसके, जब ऐसा लेटर इसको मिला डिसीज्ड को, तो इसने अपनी पत्नी को बताया, ये लेटर अपनी पत्नी को दिखाया
कि ऐसे ऐसे मुझे बुलाया है बहरामपुर और वो कह रही हैं मैडम कि भैया अपने पैसे आप ले जाओ। क्या फैक्ट है? अभी तक ये बोला कि बहरामपुर बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है? पैसे वापस करने के लिए बुलाया गया है। किस व्यक्ति ने बुलाया है? जिस व्यक्ति पे उधार है ऑलरेडी, जिसने पैसे ऑलरेडी उधार पे ले रखे हैं। इस लेटर के बिहाफ पर ये डिसीज्ड व्यक्ति ये गया बहरामपुर, ट्रेन से गया और आगे पक्काला नारायण स्वामी ने अपने स्टेटमेंट में एडमिट किया कि हां वो मेरे घर पर आया था। उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद इस व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है पुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच में। अब डेथ हो गई। अब इस डेथ से पहले का स्टेटमेंट देखना है और किसी परिस्थिति के बारे में देखना है। देखिए उस व्यक्ति ने कौन सी परिस्थिति बताई। पहले तो ये चेक करिए कि क्या क्या परिस्थितियां, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें उसकी डेथ हुई। पहले तो उस व्यक्ति को एक लेटर मिला, उसे बहरामपुर बुलाया गया, उसको ऐसा लगा है कि ये लेटर वहीं से आया है क्योंकि पैसे देने की बात हो रही है, साइन नहीं थे, कोई बात नहीं। इस डिसीज ने अपनी वाइफ को बताई यही बात। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मरने वाले का कौन सा स्टेटमेंट है? कितने पोर्शन के लिए है वो स्टेटमेंट? केवल इतने पोर्शन के लिए कि उसको एक लेटर रिसीव हुआ, वो एक्यूज की वाइफ से रिसीव हुआ, वो पैसे वापस देने के लिए बुला रही है और वो व्यक्ति बहरामपुर जा रहा है। ये 4 सेंटेंस उसने अपनी घरवाली को बोले। तो ये डिसीज्ड का स्टेटमेंट है जिसे सेक्शन 26 में रेलेवेंट बनाया जाना है। चेक करना है कि ये 26 में रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। तो 26 में 2 बातें हैं कि एक तो अपनी डेथ के कारण बताए हों उसने, तो क्या ये जो 4 सेंटेंस अपनी वाइफ को बोले डिसीज ने, क्या ये डेथ के कारण हैं? नहीं है। तो पहले पार्ट में तो फॉल करता नहीं है, पहले पार्ट के आधार पर तो डाइन डिक्लेरेशन है नहीं। लेकिन दूसरा पार्ट देखिए, आप कहें तो मैं एक बार निकाल कर जरूर दिखाना चाहूंगा। उसकी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। उसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इतनी सारी परिस्थितियों में से अगर एक परिस्थिति को भी प्रूव कर दिया गया तो भी वो डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा। ऐसा लिखा है भैया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, क्लॉज ए पढ़ रहा हूं मैं, सेक्शन 26 की क्लॉज ए पे आता हूं सीधे। When the statement is made by a person as to cause of his death, as to cause of his death को हटा दो, आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। When the statement is made by a person as to any of the circumstances, इसका मीनिंग बताइए मुझे क्या होगा? Any of the circumstances, and circumstances of what? Circumstances of transaction, circumstances of transaction, और कैसी circumstances of that transaction which resulted in his death, जिन परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है उन परिस्थितियों में से any of the transactions, it means सारी की सारी, any of the circumstances, सारी की सारी सर्कमस्टांसेस में से अगर किसी एक सर्कमस्टांसेस के बारे में भी उसने अपना स्टेटमेंट दिया था तो 26 में रेलेवेंट हो जाएगा। तो यहां पर जो डेथ हुई है, ये जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि डिसीज्ड की पक्काला नारायण स्वामी ने इन परिस्थितियों में डेथ की है, उनमें से 4 परिस्थितियां इस डिसीज्ड ने अपनी वाइफ को बताई थी। अपनी वाइफ को जो स्टेटमेंट दिया था, अब ये चेक करना है कि क्या उसको एज ए डाइन डिक्लेरेशन इस सेकंड पार्ट में मान लिया जाए। तो आप खुद पढ़ लो भैया, आप खुद पढ़ लो कि ऐसी बात है या नहीं। ऐसी ही बात, क्लियर कट लैंग्वेज लिखा है, एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि बहुत सारी सर्कमस्टांसेस में से किसी एक को, 2 को, 3 को, 4 को।
जरूरी नहीं है सारी की सारी, उसके बारे में किसी ने स्टेटमेंट दिया था, मरने वाले ने स्टेटमेंट दिया था। इन केस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। पकाला नारायण स्वामी वाले केस में इस डिसीज की डेथ क्वेश्चन में है। उसी व्यक्ति का स्टेटमेंट है जो अपनी वाइफ को दिया और उन परिस्थितियों में से कुछ परिस्थितियों के बारे में। तो ये पकाला नारायण स्वामी ने इस वाइफ का जो स्टेटमेंट, जो ये डिसीज्ड अपनी वाइफ को स्टेटमेंट देकर बहरामपुर गया था, ये वाले स्टेटमेंट को डाइन डिक्लेरेशन माना। तो ये बात आप समझ जाना, ये आपको शायद दूसरी जगह नहीं मिलेगी समझने को, तो मैंने आपको लॉ में से भी दिखाकर समझाया है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि पकाला नारायण स्वामी ने जो अपनी वाइफ को अपना स्टेटमेंट देकर जब वो व्यक्ति बहरामपुर गया, तो वो जो 4 बातें, 4 सेंटेंस उसने बोले थे, वो डाइन डिक्लेरेशन कैसे बने, वो आपको समझ आ गया। अगर सचमुच में आप समझें और आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सेक्शन में दिखाऊं 116 ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 कि वो कहती क्या है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पर ये सेक्शन आपको डाल दूंगा और जाकर आप पढ़ लीजिए जिनको पढ़ना है। अदरवाइज मेरे पे विश्वास करना है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पर पूरी रिसर्च करने के बाद ही पढ़ाया जाता है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो बट करेक्ट होगा। और अगर कहीं मिस्टेक हो भी गई होगी तो आप बताइए, हम भी खुद उसको रिव्यू करते हैं, अगर करेक्ट कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो उसे हम करेक्ट भी करेंगे, क्योंकि लॉ में कोई परफेक्ट नहीं होता। लॉ में बस दूसरे से ज्यादा जान सकते हैं आप, और मैं तो कहता हूं लॉ में ही नहीं, इस ब्रह्मांड में यही है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ कोई जानता ही नहीं है, यहां बस एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा जानता है, थोड़ा फालतू जानता है, अधिक जानता है, इसलिए थोड़ा आगे है, बस इतना डिफरेंस है। तो मैं भी आपको दोस्तों दूसरों से ज्यादा जानकारी दूंगा, जिससे आप दूसरे लोगों से थोड़ा आगे निकल जाएंगे, और दूसरों से आगे निकल गए तो आप ही सिलेक्ट होंगे, आप ही सुपर होंगे, क्योंकि कहां तक पहुंचेंगे आगे निकलकर उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, दूसरों से आगे रहना है हमको, उसके लिए दूसरों से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, दूसरों से करेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इजी वे में पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लीगल लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखते रहिए लीगल लैब। नमस्कार, जय हिंद।